आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। आप बर्नौलीज थ्योरम को डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हो। तो इसमें हमें सबसे पहली बात है जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, आपके सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी आपकी प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो उसको कंजर्व करने के लिए दूसरी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। तो यही हम सबसे पहले देखेंगे। एटोमाइजर और स्प्रेयर हम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, आप देखते हो कि बॉटल के नीचे वाटर है। जैसे आप आज के टाइम में देखते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन के लिए लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, तो सैनिटाइजेशन पंप लगे होते हैं नीचे। तो ये पंप से जो लिक्विड है वो ऊपर कैसे आता है, तो ये आपका बर्नौलीज एक्सप्लेन करता है। बर्नौलीज कहता है कि स्टार्टिंग में लिक्विड जब आपके यहाँ बॉटम में है, बॉटल के अंदर है, तो प्रेशर यहाँ पे और इस जो ये ट्यूब जिससे ये लिक्विड ऊपर जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर आपका सेम होता है। तो दैट मीन्स अगर प्रेशर इक्वल है, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ लिक्विड। लेकिन अगर हम एयर पुश करें, पीछे से एयर को पुश करें, तो एयर के पुश करने से यहाँ के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो आपका नेचुरली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। हाफ एम बी स्क्वायर उसकी इक्वेशन रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हमारा जो बैलेंस करने के लिए प्रेशर एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो प्रेशर एनर्जी कम होने से मतलब आपका प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके कंपैरिजन में प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे आपका प्रेशर कम हो गया, तो लिक्विड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को। और इस तरह से आपका स्प्रे पंप काम करता है। फिर दूसरा केस है आपका एरोप्लेन के ऊपर। एरोप्लेन लिफ्ट करते हैं, आपने देखा एरोप्लेन हवा में मूव करते हैं, तो उसके लिए भी आपका बर्नौलीज थ्योरम ही आपको ये एक्सप्लेन करता है रीज़न इसका कि क्यों आपके एरोप्लेन लिफ्ट होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एरोप्लेन की जो शेप रहती है फिन्स की, जो आपके साइड में फिन्स होते हैं उनकी शेप आपकी ऐसी रहती है, ठीक है। तो जब आप ये आपकी अगर एरोप्लेन इस तरफ को मूव कर रहा है तो नेचुरली एयर आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो एयर जब आपका एरोप्लेन आगे जा रहा है तो एयर आपकी इस फॉर्म में, इसकी शेप की वजह से इस फॉर्म में नीचे की तरफ को आती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे आपकी फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट ही होती है, तो एयर आपकी एज इट इज़ ही मूव करेगी, ठीक है। तो ऊपर से आप देखते हो जब ये कर्व पाथ इसको मिलेगा, तो यहाँ पे आपकी जो एयर की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एयर आ रही है, तो नेचुरली आपकी ग्रेविटी की वजह से स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ठीक है। अब आपकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब हाई वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्रेशर आपका लो हो जाएगा, मतलब प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ पे आपकी एज इट इज़ ही रहेगी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा होने से आपका जो एयरप्लेन है वो किस तरफ को लिफ्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म। शुरू में जब कोई नॉर्मल सिचुएशन है तो आपका प्रेशर घर के अंदर और बाहर ऑलमोस्ट बराबर होता है। लेकिन अगर स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं, तो क्या होता है, आपकी यहाँ पे एयर की पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसको बैलेंस करने के लिए प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। तो प्रेशर एनर्जी कम होगी तो दैट मीन्स आपका प्रेशर हो गया लो। अब यहाँ पे प्रेशर उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो दैट मीन्स आपका जो रूफ होगा इट विल ब्लोन ऑफ, ये आपका बाहर की तरफ को उड़ जाएगा, ठीक है। जो कच्चे आपके घर होते थे पुराने मकान के, उसमें टीन की छत रहती तो वो उड़ जाती थी, ठीक है। तो रीज़न क्या रहता था, इट इज़ अ प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। और ये किसने क्रिएट किया, ये आपकी बर्नौलीज थ्योरम ने क्रिएट किया ड्यू टू हाई वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं मैग्नस इफेक्ट हम जिसको कहते हैं स्पिनिंग बॉल के ऊपर, ये मैं आपको फुटबॉल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने कभी फुटबॉल ऑब्जर्व किया है, तो जैसे मान लो किसी प्लेयर को पेनल्टी लेनी है, तो वो क्या करता है, यहाँ से किक करता है बॉल को, और बॉल यहाँ से किक होती हुई सीधा रास्ता ना लेके कर्व होती हुई ऐसे गोल में हिट कर जाती है। तो ये कर्व पाथ क्यों बना, ये जिसको मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं, ये क्यों बना, इसका रीज़न रहता है आपका बर्नौलीज थ्योरम। ये कहता है कि जैसे आप किक करते हो बॉल को, तो बॉल ऐसा स्विंग करना शुरू कर देती है। फुटबॉलर जब किक करेगा तो बॉल ऐसा घूमना, ऐसे इस तरह से वो हिट करता है कि बॉल घूमना शुरू हो जाती है इस तरह से। अब आप देखते हो जब बॉल आगे की तरफ को प्रोसीड करेगी, नेचुरली एयर पीछे की तरफ को पुश होगी, ठीक है। तो एयर इस तरफ आ रही होगी और बॉल आगे की तरफ को मूव करेगी। तो आप देखो मोशन की वजह से, अगर आप इस एरो को देख रहे हो और इसको फॉलो कर रहे हो, तो ये एरो ऐसे आएगा आगे की तरफ को।
तो दैट मीन्स एयर की डायरेक्शन और आपके बॉल की मूवमेंट सेम हुई, और यहाँ पे एयर की डायरेक्शन आपकी अपोजिट है, बॉल इस तरफ को मूव कर रहा है, तो नेट वेलोसिटी इस केस में डिक्रीज कर जाएगी और इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन बन रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी इस तरफ को बढ़ जाएगी और इस तरफ को कम होगी। तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर एनर्जी कम होगी, दैट मीन्स ये आपका लो प्रेशर देगा और ये आपका हाई प्रेशर देगा। ठीक है, तो लो प्रेशर की वजह से बॉल इस तरफ को, इसकी तरफ को बेंड होती जाएगी और उसका जो पाथ होगा दैट विल बी पैराबोलिक, वो कर्व पाथ फॉलो करेगा और इस तरह से वो गोल के अंदर बॉल चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी इसकी एप्लीकेशन है जो आप पढ़ सकते हो कि कैसे आपकी जो बर्नौलीज थ्योरम है इसको हम डेली लाइफ में या जो भी आपके प्लेयर्स हैं जो अपने गेम में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है टॉरिसेलीज थ्योरम। ये बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा। ये थ्योरम कहती है कि मान लो अगर आपके पास टैंक है, एक है ना, टैंक लिया आपने और इसमें एक छोटा सा होल कर लो आप, तो यहाँ से आपको नेचुरली पता है कि जब टैंक भरा होगा तो पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये कहता है कि अगर आप किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी को इस हाइट से थ्रो करो तो उसकी वेलोसिटी और जो लिक्विड ये बाहर की तरफ निकल रहा है इसकी वेलोसिटी आपकी सेम होगी। आप समझ रहे होंगे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगी तो उसकी वेलोसिटी और जो लिक्विड इस तरफ को निकल रहा है बाहर को उसकी वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। ये टॉरिसेली ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड लेते हैं, इसमें आपने एक होल कर दिया छोटा सा, उसको O पॉइंट दे देंगे, O से ऊपर लिक्विड की हाइट ले लेते हैं H और O से नीचे जो लिक्विड है उसकी हाइट ले लेते हैं H डैश। ठीक है, A पॉइंट लिक्विड के अंदर है और O पॉइंट लिक्विड के बाहर है। ठीक है, इसमें एक एजम्पशन और ली गई है कि लिक्विड जो अंदर टैंक में है उसकी वेलोसिटी जीरो है, वो मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ मूवमेंट कहाँ हो रही है, बाहर की तरफ, जब बाहर लिक्विड निकल रहा है तब उसकी मूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो लिक्विड मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको मिलती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जब लिक्विड यहाँ मूव करना शुरू हो गया तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यही हमने इसमें एक्सपेरिमेंट में करना है। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द टैंक इज जीरो, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट ए एंड ओ वी गेट। हमने बर्नौलीज थ्योरम ए और ओ पे अप्लाई करनी है, पॉइंट ए जो आपका अंदर है और ओ जो आपके टैंक के बाहर है। तो इसमें हमने वही जो आपने एक्सपेरिमेंट बर्नौलीज एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, पी बाय रो प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस ओ, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड रेस्ट में है ए के अंदर तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और पर यूनिट मास के लिए हम कर रहे हैं ये। और उसके बाद हम बात करते हैं ओ पॉइंट पे जहाँ पे आपकी वेलोसिटी है, लेकिन क्योंकि हाइट जीरो हो गई उस केस में लिक्विड की, तो हाइट मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो होगी क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगी हाफ वी स्क्वायर, क्योंकि मास इसमें यूनिट है तो 1 लेना पड़ेगा आपको। फिर इसको एक्सप्रेशन को फॉलो करो, P प्लस रो जी एच, ये खोल देंगे आप, रो से इसको मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, P से P कैंसिल हो गया, हाफ रो वी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू रो जी एच, रो से रो कैंसिल, वी स्क्वायर आ जाएगा 2GH और वी आ जाएगा अंडरूट 2GH। तो बेटा ये जो रूट 2GH आपका एक्सप्रेशन है ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए भी सेम ही आता है। तो यहाँ हम बता सकते हैं जो आपने वी इक्वल टू रूट 2GH निकाला एक्सप्रेशन, ये वैसा ही एक्सप्रेशन आपका फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए भी आता है। तो यही हम प्रूव कर रहे हैं कि जो टॉरिसेली ने कहा कि जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी हाइट h से गिर रही है उसकी वेलोसिटी और जो लिक्विड ऑरिफिस से बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी दोनों सेम होंगी। यही आपका टॉरिसेली का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, फिर ये बोलता है एज द फ्लो कम्स आउट एज अ इन अ पैराबोलिक जेट द एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस s फ्रॉम द टैंक आफ्टर अ टाइम t, द वर्टिकल डिस्टेंस, ये आप देख रहे हो यहाँ से ये हिट कर रहा है ग्राउंड को, इस डिस्टेंस को हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को s कह दिया, और यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो कितना है h डैश। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। h डैश शुरू में आपकी हाई, जब h डैश पे लिक्विड है तो उसकी जो शुरू की वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो यहाँ से t आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने पढ़ा है s इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि आपने इसमें एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में जीरो लेनी है, तो s इक्वल टू वी आपके पास आ जाएगा जो वेलोसिटी इसकी रहती है। वेलोसिटी कितनी है वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, रूट 2GH, और टाइम हम यहाँ से ले लेंगे 2h डैश अपॉन g, तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपका आ जाएगा 2 रूट HH डैश। ठीक है, तो ये आपका
एक्सपेरिमेंट हो गया टॉरिस जो आपके हॉरिजॉन्टल रेंज कितना वो लिक्विड फ्लो करेगा, कितने ज़्यादा दूर जाके गिरेगा लिक्विड, वो डिपेंड करेगा आपकी दोनों हाइट के ऊपर, एच और एच डैश के ऊपर। तो यहाँ से हम न्यूमेरिकल भी इसका सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि एक न्यूमेरिकल दिया गया है यहाँ पे, द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन अ टैंक इज 96 सेंटीमीटर, फाइंड द रेंज ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ अ होल एट अ डेप्थ h/4 फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो जो हाइट है जहाँ तक वो लिक्विड, जहाँ पे आपने होल किया हुआ है, वो आ जाएगा h/4, दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो जो हाइट उसके ऊपर, मतलब जो होल के नीचे का डिस्टेंस है, वो आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना वो वाटर जाके गिरेगा कितने डिस्टेंस पे, वो आ जाएगा 48 रूट अंडर द रूट 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसका न्यूमेरिकल भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपने सभी ने पढ़ा होगा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक हम पढ़ते हैं कि आपका हाई ब्लड प्रेशर और मैक्सिमम वैल्यू जो रहती है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो मिनिमम वैल्यू रहती है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। मैक्सिमम हम 120 ले लेते हैं जो आपकी रीडिंग रहती है, और जो मिलीमीटर में, और जो आपकी मिनिमम होती है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, या कभी आपने किसी का ब्लड प्रेशर चेक भी किया होगा, तो इस तरह से रीडिंग इसकी ली जाती है। पास्कल की फॉर्म में हम इसको हेड पे लेते हैं 9.3 किलो पास्कल, हार्ट के ऊपर है 13.3 किलो पास्कल, और फीट के ऊपर 126.8 किलो पास्कल रहती है। जब आप ले डाउन हो जाते हो, लेट जाते हो, तो ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे आपका जो प्रेशर है वो सेम रहता है। अब इन्होंने कहा कि अगर आप लेटते हो तो आपको आराम क्यों मिलता है, आपको ऐसा, जब आपको थकान होती है आप लेट क्यों जाते हो, तो ये आप इस प्रेशर की टर्म से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है लिक्विड के फ्लो के लिए। हेड पे 9.3 है, नीचे 126.8 है, तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से हार्ट पे ज़्यादा जोर पड़ता है। लेकिन जब आप लेट जाते हो तो सारी बॉडी का प्रेशर कैसा होता है, सेम। तो हार्ट इजीली आपके थ्रू आउट बॉडी में ब्लड को पंप कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लड प्रेशर को भी इसमें समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू करेंगे।